मेरी शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि मेरी जेठानी का बेटा मुझसे खूब बातें करता और मैं भी उसको प्यार से गले लगा लेती। एक दिन मेरी जेठानी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई। सब अस्पताल लेकर चले गए। मैं अकेली थी। इतने में जेठानी का बेटा आया और कहने लगा, आंटी बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे अपने साथ बेड पर सुला लिया, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिसको मैं बच्चा समझकर गले लगाती थी वह तो एक मेरा नाम फरीन है। मेरी शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे। मेरे पति का काम ऐसा था कि वह सुबह को जाता तो रात को ही घर आता था। दरअसल वह एक सैलून में काम करता था जो सुबह से लेकर रात तक खुला रहता था। घर में मेरी सास और जेठानी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे और उसका सबसे बड़ा एक बेटा था जिसकी उम्र शायद 15 साल होगी। जब शादी हुई तो वह बहुत ज़्यादा खुश था। हमारे घर में दुल्हन आ रही है। उसने मेरा स्वागत किया और मेरे लिए एक तोहफा भी बना रखा था। यह लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे और यहाँ आते ही मुझे किसी ने ज़्यादा अच्छा तोहफा नहीं दिया था, लेकिन उस बच्चे ने दिया जिसका नाम लकी था। शुरू के दिन थे तो मैं रोज ही तैयार होती थी। मेरी सास ने कहा कि अभी कुछ वक्त है तैयार होने का, उसके बाद इंसान जिम्मेदारियों में पड़ जाता है और फिर तैयार होना भी भूल जाता है। इसलिए रोज़ तैयार होना और रोज़ नया जोड़ा पहनकर। वैसे भी घर में रोज़ मेहमान आ रहे हैं जो मुझे देखना चाहते थे। जब मैं तैयार होकर बाहर आती, लकी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करता। सर से लेकर पाँव तक मेरी तारीफ करता कि आपने जो सूट पहन रखा है आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके हाथ कितने प्यारे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके पाँव कितने प्यारे हैं और आंखें तो आपकी इतनी प्यारी हैं कि इनको सजाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चाचू तो बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पति का यह हाल था कि उसको मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह इतना चुप रहता था कि उसे और कोई बातें ही नहीं आती थी। ना ही कभी वह मेरी तारीफ करता था और ना ही कभी मेरे मामले में कुछ बोलता था। मैं जितना भी तैयार हो जाऊं, मुझे कुछ नोट ही नहीं करता था। अगर खुद पूछ लेती कि कैसी लग रही हो तो कहता कि हाँ ठीक लग रही हो। मेरी तारीफ भी नहीं करता था। कभी उससे मुँह दिखाई में भी कुछ नहीं मिला था। उसने कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, बाद में तुम्हें सोने की कोई चीज़ बनवा दूंगा। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरा पति तो मुझसे प्यार ही नहीं करता था। जो बातें मैं अपने पति से सुनना चाहती थी, जिस बात की मुझे अपने पति से उम्मीद थी, वह रवैया लगी देता था। वह हर छोटी सी बात को नोटिस करता था कि आज आपने इस कलर का सूट पहना, आज आप कल से ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, यानी आप कल ज़्यादा अच्छी लग रही थी, यह रंग आप पर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो बस यह सोचकर मुस्कुरा देती थी कि चलो बच्चा है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जिस शख्स को मेरी तारीफ करनी चाहिए थी उसको तो कुछ एहसास ही नहीं था। मेरी जेठानी ने कहा कि यह सारा खानदान ही ऐसा है, या यूँ समझ लो कि इनका खानदानी मसला है। मैं तो कहती हूँ कि मुर्दा दिल इंसान है। जैसे जिंदा दिल इंसान होते हैं वैसे ही यह लोग मुर्दा दिल इंसान हैं। इनको किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं शुरू में तो बहुत परेशान हो जाती थी। मैं सोचती थी कि अगर इसी तरह चलता रहा तो जिंदगी कैसे गुजरेगी। लेकिन बस जिंदगी गुजर गई। किस्मत से पहले ही साल औलाद मिल गई और उसके बाद मैं औलाद की देख रेख में मसरूफ हो गई। अब तो खैर इन्हीं के लिए जीती हूँ। बच्चे कहते हैं कि एक छोटी बहन होनी चाहिए, लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और अब बेटा काफ़ी बड़ा हो गया है, अब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि इतना भी बड़ा नहीं है, एक बार तो कोशिश कर ही सकती हैं। उन्होंने कहा कि हाँ शायद, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। उनको छोटी बहन का ज़्यादा शौक है, इसलिए तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहता है। वह तुम्हें अपनी बहन समझता है। उसके बाद से तो लकी के लिए मेरे दिल में और भी इज्जत बढ़ गई थी। कभी उसके साथ बैठकर लूडो खेल रही होती थी। कभी हम लूडो खेलते खेलते एक दूसरे को मारने लगते। कभी मैं उसके कंधों पर हाथ रख देती, कभी वह हंसते मेरे बालों में हाथ डाल देता। घर का माहौल बहुत अच्छा था। सास भी बहुत अच्छी थी, जेठानी तो थी ही बहुत अच्छी। घर में बहुत ज़्यादा काम नहीं था। घर में तो टाइम से अच्छे से गुजर जाता था, लेकिन जैसे ही शोहर घर आता तो वह मुझे मुस्कुराने भी नहीं देता था। कहता था कि सर में दर्द है, मुझे जल्दी जल्दी खाना ला दो, और थोड़ी देर बाद जीत करते करते सो जाता। मुझे अपने मायके जाना होता तो मैं लकी के साथ ही जाती थी। वैसे तो इतना दूर नहीं था, वह बेचारा मुझे अपने साथ ले जाता था। कहीं भी जाना होता तो भी मैं उसके साथ ही जाती थी। जब आना जाना साथ होता था, जाहिर है इंसान चुप करके तो नहीं बैठ सकता था। रास्ते में भी इधर उधर की बातें करते रहते थे। कभी कभी बहुत गर्मी होती थी तो कहीं बैठकर जूस पी लेते या कोई आइसक्रीम वगैरह भी खा लेते थे। इस तरह हम में दोस्ती हो गई। मुझे भी बहुत थी कि चलो एक छोटा भाई मिल गया है, क्योंकि मेरा अपना कोई बड़ा भाई नहीं था।
2 बड़े भाई थे जिनके घर से शादी हो चुकी थी। अब तो मेरे घर वाले लकी के आने से काफ़ी खुश हो जाते थे। भाई के बच्चे थे तो उनके साथ वह भी खेल लेता था। मेरी अम्मी ने कहा, यह बात तो नोट कर ली है। कहा कि तुम्हारा पति नहीं तुम्हारे साथ आता। मैंने कहा कि उसका काम ज़्यादा है। तो अम्मी ने कहा कि सारी दुनिया काम करती है, कोई सरकारी अफसर तो नहीं है ना, स्टोर पर ही काम कर रहा है। मैंने अम्मी से कहा कि कम से कम तो मुझे ताने ना दें, आप लोगों ने खुद ही मेरा रिश्ता करवाया है। अम्मी ने कहा कि ताने की क्या बात है, लेकिन यह उसकी जिम्मेदारी है, इस बच्चे की नहीं। तुम्हें यहाँ लाने ले जाने या बाजार ले जाने, कल को तुम्हें कोई औलाद हो जाएगी तो फिर तुम्हें डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जाएगा। मेरी अम्मी ने कहा कि अम्मी मुझे औलाद नहीं होगी क्योंकि मेरे पति के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। अम्मी ने अपने कानों को हाथ लगा लिया कि यह किस किस्म के इंसान से। शादी भी करवा दी अपनी बेटी की, जिसे अपने बीबी या अपने परिवार में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि मैं इतनी खूबसूरत भी थी और जवान भी। मेरे जेठानी का पति दूसरे मुल्क होता था, वह तो बस सारा दिन अपने काम में बिजी रहती थी। लेकिन आजकल उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती थी तो जाकर गली के डॉक्टर से दवाई ले आती थी। लेकिन मैंने कहा कि अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ, पता करो कि बार बार इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को। फिर उसने कहा कि जब तक अपना गुजारा हो रहा है तब तक चलता रहेगा। डॉक्टर के पास गई तो कोई बड़ी बीमारी बता देंगे तो फिर क्या होगा। मैं जेठानी की सोच पर हैरान थी। अगर कोई बड़ी बीमारी थी तो उसके बारे में पता चल जाना ही बेहतर था। बीमारी का पता चलता है तो फिर इंसान इलाज भी करवा लेता है। लेकिन शायद वह इस घर में रहकर ऐसे हो गई थी। कंजूसी भी बहुत ज़्यादा करती थी क्योंकि उसे महीने भर का राशन भी पूरा करना होता था। खुद कहती थी कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अब मैं ऐसी हो गई हूँ क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ गया है। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मेरे पति के साथ मेरी लड़ाई हो गई। मैंने कहा कि मेरी शादी हुई है, आप मुझे कहीं लेकर भी नहीं गए हैं और आपने मुझे कोई तोहफा भी नहीं दिया है, और यह दोनों बातें अपनी जगह है। कम से कम मुझे थोड़ा वक्त तो दे दें। लेकिन वह कहने लगे कि हमारे यहाँ सिर्फ मुँह दिखाई में 500 रुपये दिया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिया है और हमारे घर पर कोई भी किसी को भी हनीमून पर नहीं लेकर गया है। भाई भाभी को भी नहीं लेकर गए, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं लेकर जाऊंगा। और ये रही बात घर की, तो मैं कहीं जाकर आराम नहीं करता, इस घर के लोगों के लिए ही कमा रहा होता हूँ। मुझे अपने पति से यह बात तो करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि हमारी पसंद की शादी नहीं थी और अभी हमारी शादी को इतना वक्त भी नहीं हुआ था। लेकिन यह सोचकर ही बात कि मेरा पति किसी और का तो नहीं है, मैंने कह दिया कि मुझे बच्चे की आरजू है, अगर बच्चा आ जाएगा तो मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मेरा पति कहने लगा कि बच्चे के लिए भी अभी मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही पैसे हैं, जो जैसा गुजर रहा है वैसे ही गुजरने दो। लकी भी भाई के 2 साल के बाद ही पैदा हुआ था। तुम्हें ज़्यादा बच्चों का शौक चढ़ा है, बच्चों के साथ खर्चे भी होते हैं और आजकल तो इतनी महंगाई है। मैंने कहा कि जो आपके भाई ने किया है आपको भी वही करना है। वह तो दूसरे मुल्क गया हुआ है, आप भी वहीं चले जाएं, क्योंकि आपका यहाँ रहना न रहना एक जैसा है। मुझे यह बात करनी नहीं चाहिए थी, फिर भी मुझे गुस्सा आ गया और मैंने यह बात कह दी। उसके बाद से मेरे पति ने मुझसे कोई भी बात नहीं की। एक दिन मैंने लकी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। ऐसा लगता है कि वह किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था कि वह कह रहा था कि वह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दिन भर उसे ही देखता रहता हूँ, फिर भी दिल नहीं भरता। इतनी प्यारी है कि क्या बताऊँ। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, अपने खानदान में तो बिल्कुल भी नहीं। दिल करता है कि उसी को देखता रहूं। मैंने अचानक से कहा कि क्या करते हो, और वह डर सा गया और कहने लगा कि दोस्त से बातें कर रहा हूं। मैंने कहा कि दोस्त से तो बातें कर रहे थे, लेकिन किस विषय पर बात कर रहे थे। कि बड़ी प्यारी है, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है, क्या तुम्हारी उम्र है यह सब करने की। मैं उसे अपना छोटा भाई समझती थी और मैं बड़ी बहन बनकर उसे सवाल करने लगी। लेकिन जब उसने उस लड़की की तस्वीर दिखाई और कहा कि हम आपको उस लड़की की तस्वीर दिखा देता हूँ, मैं तो हैरान रह गई। यह तो एक गुड़िया थी। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यह है वह लड़की जिसकी तुम बातें कर रहे थे। वो कहने लगा हाँ, और इसी की वीडियो डाउनलोड करके मैं पूरा दिन देखता रहता हूँ। मैं पूरी तरह से हंस पड़ी और मैंने कहा कि तुम तो वाकई बच्चे हो। वह भी उस बात पर हंसने लगा और फिर मेरे लिए एक पिज्ज़ा लेकर आया। हम दोनों ने मिलकर पिज़्ज़ा खाया। हम पिज़्ज़ा खा ही रहे थे, तभी मेरा पति वहाँ आ गया। उसने मुझे कमरे में बुलाया और कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। मैंने कहा कि ठीक है। फिर जब मैं चाय लेकर आई तो मुझसे कहने लगे कि
तुम क्या कर रही थी? मैंने कहा कि क्या कर रही थी? बच्चे के साथ बैठी थी, पार्टी कर रही थी। हमारी छोटी सी पार्टी हो रही थी। पति ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम इस तरह से घर में टाइम गुजार लेती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कि आप भी तो मुझे कहीं लेकर नहीं जाते, तो फिर घर में ही वक्त गुजारना पड़ेगा, मुझे और क्या कर सकते हैं। पता नहीं क्यों जैसे मेरा लकी के साथ बैठना या उससे हंसी मजाक करना मेरे पति को ऐसा क्यों लगा। मेरा पति नहीं समझता था कि वह इतना मासूम है कि उसे एक डॉल से प्यार है, तो फिर ऐसे इंसान से डरना क्यों, यह किस बात की टेंशन है। लेकिन फिर मेरे पति ने एक ऐसी बात बताई कि मेरा दिल ही टूट गया। मैंने अपने पति को समझाया कि मैं उसके बगैर खुश हूँ, और मेरे पति ने यह भी कह दिया कि आज से मैं देर से आया करूँगा क्योंकि रात को बहुत काम होता है। उसको क्या कह सकती थी। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि मेरी जेठानी को एक खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से उसे जान भी का खतरा हो सकता है, क्योंकि उसने अपना ख्याल नहीं रखा और उस बीमारी को सीरियसली नहीं लिया। इसीलिए अब वह बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है। उसको सांस लेने में कुछ मसला था। एक दिन रात को उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाना था। मेरी सास ने कहा कि उसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ, तुम घर में बच्चों के साथ रुक जाओ। लेकिन छोटे वाले बच्चे ने भी जोर डाल दिया कि मुझे भी जाना है, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। ठीक है, उसको भी ले जाती हूँ। जब तुम्हारा पति आ जाए तो उसे हॉस्पिटल के लिए भेज देना और दुआ करना जब तक शायद हम आ जाएं। मैंने कहा ठीक है। मैं भी अपनी जेठानी के लिए बेहद परेशान थी। मैंने तसल्ली दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने उसके दोनों छोटे बेटों को लेकर हॉस्पिटल चली गई। अपने पति को मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं अपने कमरे में आ गई। जब थोड़ी देर बाद लकी काफ़ी परेशान होकर कमरे में आया और रो भी रहा था। कहने लगा, क्या हुआ मम्मी, वह ठीक तो हो जाएंगी ना? मैंने कहा कि उनको कुछ नहीं होगा, छोटा सा मसला है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं या बहुत छोटी होती हैं तो इंसान को ऐसा भी लगता है जैसे मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं तो उसे तसल्ली दे रही थी। कहने लगा, बहुत डर लग रहा है, अकेले नींद नहीं आ रही है, क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊँ? मैंने कहा हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैंने उस वक्त उसे बेड पर जगह दे दी और वह पलट कर लेट गया। घर में इतना मसला बना हुआ था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बार बार पति को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, और सास भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद सास ने खुद ही फ़ोन किया और कहा कि आज की रात हमें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। वैसे भी 11 बज गए हैं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने कहा कि पति अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सास ने कहा, कोई बात नहीं, यह भी यहाँ पर सो रही है और हम लोग उसी कमरे में बैठे हैं। जब भी तुम्हारा पति घर आए तो उसे भेज देना, घबराने की कोई बात नहीं। फिर सुबह उसके साथ वापस आ जाएंगे। मैंने भी कहा ठीक है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन लेटे लेटे अचानक से मेरी आँख लग गई और मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मुझे लगा कि मेरा पति आ गया है, क्योंकि कमरे की लाइट ऑफ थी। लेकिन मैंने अपने पति के हाथ पर हाथ रखा और कहा कि आपको पता है क्या हुआ है? मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो सामने का मंजर देखकर हैरान थी। वह मेरा पति नहीं बल्कि लकी था, और मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे मेरी रूह तक देख रहा हो। मैंने कहा, क्या बात है, तुम्हारी अम्मी ठीक है, कल आ जाएगी। लेकिन लकी ने अचानक से मेरे चेहरे पर बिखरी जुल्फों को ठीक किया और कहा कि जब तुम परेशान हो जाती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुस्कुराते हुए तुम बिल्कुल अच्छी लगती हो। उसने मुझे इस तरह से पुकारा कि जैसे मैं उसकी चाची नहीं हूँ। उसने मेरे नाम से पुकारा। मुझे इससे बहुत अजीब सा एहसास मालूम हुआ। मैंने कहा कि यह क्या कर रहे हो? तो कहने लगा कि अब मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा, पता है, मैं भी तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ। मैं बिस्तर से उठ गई। उसने मुझे देखा, मैंने भी उसे पलट कर देखा तो मुझे घूर रहा था। मैंने कहा कि क्या देख रहे हो, तुम चुप करके सो जाओ। मैं वहाँ से जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि मैं भाई बहन वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बहन वैसे भी नहीं हैं। उस दिन मैं जिस लड़की से मोहब्बत की बात कर रहा था आप ही थी, किसी कार्टून या गुड़िया की बात नहीं कर रहा था। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है मुझे, और मैं जानता हूँ कि चाचू आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं देते, वह तो आपके पास भी नहीं आते। रात को आप दोनों पलट कर सो जाते हैं। मैं इस बात पर हैरान थी। इसका मतलब वह मेरे कमरे में झांकता था कि रात को हम क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। उसका अजीब सा अंदाज, उसके देखने की अदा और उसके आंखों में बसी हुआ अजीब सी नज़रें, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब सा हो रहा है। यह सुनकर मुझे चक्कर आने लगा। वह किस किस्म की बातें कर रहा था। मैं तो उसे बच्चा समझती थी, लेकिन शायद वह बच्चा नहीं था। और उसने खुद कहा कि
मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरे अंदर भी वही जज्बात हैं जो एक मर्द में होते हैं। मैंने कहा कि दफ़ा हो जाओ, अभी इसी वक्त मेरे कमरे से। तुम्हारी माँ को सब कुछ बताऊंगी और तुम्हारे बाप को भी फ़ोन करूंगी। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें एक बच्चा समझती थी और तुम इस कदर बदतमीज इंसान निकले कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि ज़्यादा इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, बस तुम ज़्यादा नखरे ना करो। मुझे पता है कि लड़कियाँ इस तरह के नखरे पहले करती हैं। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान थी और मुझे अब डर लग रहा था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि मेरी चूड़ियाँ टूटकर मेरे हाथों में लगना शुरू हो गई। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक मेरा पति बाहर आ गया। उसने यह मंजर देख लिया और लकी को 2 थप्पड़ लगाए और मुझसे दूर कर दिया। मैं अपने पति के पास गई और सारा मंजर उसको सुना दिया। पति ने कहा कि मुझे तो पहले से ही शक था, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ। यह इस तरह के कामों में मिला रहता है। तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात और मेरे इशारों को समझा ही नहीं। मेरे पति ने 2-3 थप्पड़ और लगाए और कमरे में बंद कर दिया। सुबह 7 बजे जेठानी से मिलने के लिए गए तो उसको यह बात न बताए, लेकिन अपनी सास को बता दी। उसके बाद जब जेठानी घर आई तो मैंने उसे आराम से यह बात बताई। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई और मेरे पति ने उसे यह भी बताया कि उसकी गलत संगत है। यह जिन लड़कों के साथ खेलता है वह भी बहुत बुरे हैं। वह लोगों के घरों में चोरियां भी करते हैं और उन्हें सिवा लड़की के कुछ नहीं नजर आता। वह अपने किए पर शर्मिंदा था, माफ़ी भी मांग रहा था, क्योंकि अब घर के सारे लोग उसके खिलाफ हो गए थे। बारी बारी से सबने उसकी क्लास लगाई थी। जेठ को भी यह बात बता दिया था। उसने कहा कि उसको यह बात मालूम था कि वहाँ पर वैसे भी कुछ नहीं करने वाला, इसका माहौल ख़राब हो रहा है। मेरे पति ने 1 महीने के अंदर अंदर उसे विदेश भिजवा दिया। मेरी जेठानी की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। आजकल हालात और माहौल ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि वह किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि इंसान की संगत यह तय करती है कि वह किस तरह के लोगों के साथ उठता बैठता है। यह जेठानी का बेटा भी इतनी गंदी सोच ना बनता अगर उसकी संगत इतनी बुरी ना होती, लेकिन उसने जो कुछ भी किया मैं तो उसे माफ़ नहीं कर सकती। मेरे पति का कहना है कि जब तक वह बाहर के मुल्क में रहेगा तब तक तो हम यहाँ रहेंगे, लेकिन अगर वह वापस आ गया तो हम लोग यह घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीबी इस घर में उसी के सामने रहे और फिर से वह मेरी बीबी को गलत नज़र से देखें। क्या कह सकते हैं, मेरी सास ने भी मेरी जेठानी को बातें सुनाई कि तुमने अपने बेटी की परवरिश किस तरह से की है, लेकिन उसने कहा कि आपकी वजह से यह सब कुछ हुआ है, क्योंकि उसका बाप इस घर की परेशानी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए दूर जाकर बैठा है। इसके सर पर बाप का साया होता तो कभी भी इतना बिगड़ता नहीं। उसकी यह बात अपनी जगह थी, बस ज़िंदगी गुजर रही है। क्या करे, इंसान मजबूरियों में फंसा है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और इस तरह के मसले आ ही जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।